नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीए भाग प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में औचित्यपूर्णता या जिसे हम वैधता भी कहते हैं, लेजिटिमेसी। औचित्यपूर्णता की धारणा बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान समय में इस नवीन अर्थ को औचित्यपूर्णता ने प्राप्त कर लिया है, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति तथा राजनीतिक विकास के साथ साथ मानवीय जीवन और व्यवहार में दमनात्मक शक्ति संबंधों की भूमिका कम होती जा रही है और शक्ति के अदमनात्मक तत्वों जैसे प्रभाव, सत्ता और नेतृत्व की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। शक्ति के दमनात्मक और अदमनात्मक दोनों ही श्रेणी के तत्वों पर यह बात समान रूप से लागू होती है कि जब वे वैधता के साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी शक्ति और प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, लेकिन जब उन्हें औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं होती है, अर्थात वैधता की स्थिति प्राप्त नहीं होती है, अथवा जब उनकी औचित्यपूर्णता पर संदेह उत्पन्न हो जाता है, तब मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने के संबंध में उनकी सीमाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। इससे पूर्व के व्याख्यान में जैसे मैंने आप लोगों को शक्ति और सत्ता के बारे में भी बताया, तो शक्ति, प्रभाव और सत्ता औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त करके ही प्रभावशाली और दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित करने में सफल होते हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो प्रभाव को सत्ता के रूप में स्थापित करने का कार्य औचित्यपूर्णता के आधार पर ही होता है। लोकतंत्र में इसका बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता हालांकि औचित्यपूर्णता पर निर्भर करती है, लेकिन लोकतंत्र व्यवस्था में औचित्यपूर्णता का महत्व और भी अधिक है। लोकतंत्र जन सहमति पर आधारित शासन होता है, अतः लोकतंत्र में भय और आतंक के आधार पर जनता से आज्ञा पालन करा पाना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। इसलिए लोकतंत्रीय व्यवस्था को औचित्यपूर्णता की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। बल, दमन आदि का प्रयोग बहुत कम मात्रा में होना चाहिए और इनका अधिक प्रयोग किए जाने पर सत्ता अपनी औचित्यपूर्णता खो बैठती है, जो कालांतर में समस्त राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक स्थिति होती है और एक नई समस्या पैदा कर देती है। व्यक्ति और सत्ता के बीच अच्छे संबंधों की स्थापना के लिए यह नितांत आवश्यक है कि सत्ता के द्वारा अधिक से अधिक संभव सीमा तक औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त की जाए। अतः राजनीतिक व्यवस्थाएं सदैव और सर्वत्र औचित्यपूर्णता की तलाश में रहती है। इस अवधारणा का विकास, वैसे तो मैंने बताया आप लोगों को कि बहुत प्राचीन समय से यह अवधारणा चली आ रही है, लेकिन उत्पत्ति की दृष्टि से हम देखें तो लैटिन भाषा के लेजिटिमस से इस शब्द की उत्पत्ति हुई और मध्यकाल में इसे लेजिटिमिटास या आंग्ल भाषा में लॉफुल अर्थात विधिपूर्ण या वैधानिक कहा गया। औचित्यपूर्णता के विचार या धारणा का अपना एक लंबा इतिहास है। हम पाश्चात्य विचारक भी पढ़ते हैं, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटो की न्याय भावना या न्याय के सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें औचित्यपूर्णता के बीज हमें दिखाई देते हैं। उसके अनुसार प्रत्येक शासन का बुद्धिपूर्ण आधार होना चाहिए तथा उसकी जड़ें नैतिक मूल्यों, दीर्घकालीन विश्वासों और सामान्य स्वीकृति की गहराई में गई हुई होनी चाहिए। अरस्तु ने भी कानून सम्मत शासन या संवैधानिक शासन के रूप में इस अवधारणा का चित्रण किया। सिसरो ने लेजिटिमम शब्द का प्रयोग विधि द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया। बाद में इसका प्रयोग प्राचीन परंपराओं के प्रति अनुकूलता या रूढ़िगत क्रियाविधियों, संवैधानिक नियमों एवं सुव्यवस्था के तत्वों के लिए ग्रहण किया जाने लगा। मध्यकाल में अत्याचारी अथवा अपहर्ता शासक तथा न्याययुक्त धार्मिक शासक के बीच अंतर बतलाते हुए इसका उल्लेख किया गया। अरस्तु के समान ही मार्सिलियो ऑफ पैडवा ने भी इस संबंध की धर्म
शास्त्रीय व्याख्या के स्थान पर संवैधानिक व्याख्या प्रस्तुत की और लोक का सहमति एवं समझौते की धारणा से सभी अवगत हैं, सभी को पता है इसके बारे में। तो इस तरह से पाश्चात्य विचारकों ने भी अपने अपने विचार जब व्यक्त किए तो कहीं ना कहीं औचित्यपूर्ण अवधारणा के दर्शन हमें उनके विचारों में स्पष्ट देखने को मिलते हैं। आधुनिक युग में एक सार्वभौमिक धारणा के रूप में इसका पहली बार प्रतिपादन किया था मैक्स वेबर ने। उनके अनुसार औचित्यपूर्णता विश्वास पर आधारित होती है और राजनीतिक व्यवस्था के लिए आज्ञा पालन की स्थिति प्राप्त करती है। मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता के आधारों पर भी विस्तृत विचार किया और उसके औचित्यपूर्णता के उन्होंने 3 आधार बताए: परंपरागत, बौद्धिक कानूनी और करिश्मात्मक। एक अन्य विचारक हैं कार्ल स्मिट, उन्होंने भी लोकतंत्री औचित्यपूर्णता की समस्या पर विचार किया और इसी तरह से यदि हम देखें तो लोकतंत्र की औचित्यपूर्णता के 2 आधार फेरो ने भी बताए: बहुमत और अल्पसंख्यक विरोधी दल। औचित्यपूर्णता की शाब्दिक दृष्टि से व्याख्या हमने देखी, लेकिन एक ऐसी स्थिति का नाम है ये जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को यह विश्वास होता है कि सत्ताधारक की सत्ता और उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है। यानी विश्वास वो आधार है जिसके आधार पर किसी भी सत्ता को औचित्यपूर्णता प्राप्त होती है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी इसकी दी है, जैसे लिपसेट ने ये कहा कि औचित्यपूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता और क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज हेतु सर्वाधिक समुचित है। प्रसिद्ध विचारक जीन ब्लेंडल ने भी ये कहा कि औचित्यपूर्णता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वह संबंधित है बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप में ही स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा। तो स्वीकृति, सहमति, विश्वास, इन सभी बातों पर आधारित है औचित्यपूर्णता। ये वो सहमति या स्वीकृति है, वो विश्वास है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में रखा जाता है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था या किसी संस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तो उस व्यवस्था में वैधता की कमी हो जाती है और ऐसी व्यवस्था अधिकांश समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। तो वैधता की परिभाषा, व्याख्या के आधार पर हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनको एक एक करके हम स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से औचित्यपूर्णता सारगर्भित और अपना अर्थ और विश्वास रखते हुए किसी भी संगठन और सत्ता को वैध बनाती है। औचित्यपूर्णता की धारणा में एक विशेष विश्वास विकसित करने की व्यवस्था की क्षमता सम्मिलित है। तो पहली विशेषता, किसी राजनीतिक व्यवस्था का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ के लोग अपने विश्वासों के आधार पर उस प्रणाली को किस सीमा तक वैध समझते हैं। यदि कुछ व्यक्तियों ने अपने संकुचित हितों को सामने रखकर रक्त क्रांति या अन्य किसी अवैधानिक साधन द्वारा शासन शक्ति को अपने हाथ में ले लिया है तो ऐसे व्यक्तियों की शक्ति को लोगों की स्वाभाविक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकती। परंतु संभव है कि कुछ समय पश्चात लोग यह स्वीकार कर लें कि नई सरकार उनके हितों के अनुकूल है। यदि लोगों में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो जाए तो उस राजनीतिक व्यवस्था को वैधता प्राप्त हो जाती है। कुल मिला के सबका सार यही है कि विश्वास होना जरूरी है राजनीतिक व्यवस्था में, तभी वो वैध होगी। दूसरी विशेषता, औचित्य की धारणा के साथ प्रभावकता की धारणा भी संबंध रखती है। प्रभावकता
लिपसेट ने जैसे कहा कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता और उसकी वैधता उसकी प्रभावकता पर निर्भर है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यवस्था को वैधता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि उसने कुछ सीमा तक प्रभावकता प्राप्त कर ली। वैधता की स्थिति प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था केवल कहने भर के लिए ही नहीं हो, वरन उसके द्वारा नागरिकों के जीवन पर आवश्यक प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। तो ये प्रभावकता का मतलब होता है जनता के ऊपर प्रभावी नियंत्रण रखा जाना या रखे जाने की क्षमता किसी सत्ता में हो। किसी व्यवस्था का औचित्य संबंधित लोगों के मूल्यों पर निर्भर करता है कि किसी व्यवस्था को लोगों की स्वाभाविक या ऐच्छिक सहमति, दूसरे शब्दों में वैधता तभी प्राप्त होती है जबकि वह देश की सामान्य जनता के मूल्यों और विश्वास पर आधारित हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी जमी हुई हैं, तो ऐसी सरकार को वैधता की स्थिति प्राप्त होना बहुत कठिन हो जाता है जिसने गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक तरीकों से सत्ता प्राप्त की हो। इसी तरह अगली विशेषता है वैधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है। एक राजनीतिक कहावत भी है कि उचित शक्ति ही सत्ता होती है, जिसका तात्पर्य है कि शक्ति को सत्ता की स्थिति तभी प्राप्त होती है जबकि उसने जन सामान्य की दृष्टि में वैधता को प्राप्त कर लिया हो। यदि किसी व्यक्ति या संस्था के पास शक्ति का अस्तित्व है और उसके द्वारा दबाव या भय के आधार पर अपने आदेशों का पालन करवाया जाता है, तो इसका आशय यह है कि वह व्यक्ति या संस्था केवल शक्ति संपन्न है, सत्ता संपन्न नहीं। यदि शक्ति लोगों की विवेक युक्त कसौटी पर पूरी नहीं उतरती तो उसे सत्ता का नाम नहीं दिया जा सकता। अर्थात वैधता ही एक ऐसा गुण है जो शक्ति को सत्ता में परिणत करता है। अगली विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं वैधता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है। किसी भी व्यवस्था की वैधता कुछ एक विशेष व्यक्तियों की सहमति पर नहीं वरन विशाल सामाजिक सहमति पर निर्भर करती है। यह विशाल सहमति या स्वीकृति किसी बाहरी दबाव या प्रभाव के कारण नहीं होनी चाहिए, वरन इसका आधार संबंधित लोगों की विवेकशीलता और उनके अपने विश्वास या विचार होने चाहिए। तो इस तरह से वैधता कुछ विशेष लोगों या केवल अविजन पर निर्भर नहीं करती वरन विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होती है। तो वैधता की धारणा मूलतः उस योग्यता पर आधारित है जिस योग्यता द्वारा लोगों को राजनीतिक व्यवस्था के अच्छे होने के प्रति विश्वास करवाया जा सकता है, और वैधता की धारणा मुख्यतया विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है। और वैधता वह गुण है जो शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करता है। किसी व्यवस्था की वैधता इस बात पर निर्भर है कि उसकी कार्य प्रणाली और स्वरूप संबंध लोगों के मूल्यों और विश्वासों के अनुकूल होने चाहिए। धन्यवाद।